अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नया चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम सबसे पहला टॉपिक कोऑर्डिनेट पैचेस का देखते हैं। कोऑर्डिनेट पैचेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसको एक्सियोमेट्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको एक्सियोमेट्रिकली देख लेते हैं। अ कोऑर्डिनेट पैच ऑफ अ क्लास CM in S is a mapping x is equals to x of u v of an open set u into S such that ये मैपिंग जो है वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? x इज़ ऑफ क्लास CM। सेकंड कंडीशन क्या है? x u क्रॉस एक्स वी इज़ नॉन ज़ीरो। एक्स यू का क्या मतलब है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u। एक्स वी का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v। और थर्ड इसकी कंडीशन है x इज़ 1 to 1 एंड बाई कॉन्टिन्यूस। अब इसमें जो जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं मैं आपको सबके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले क्लास CM, इसका क्या मतलब है? कोई भी फंक्शन क्लास CM क्या होगा? उसका मतलब कि वो क्लास CM का होगा कि अगर उसको हम m टाइम्स उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस आए, तो हम उसको कहते हैं वो फंक्शन इज़ ऑफ क्लास CM। नेक्स्ट है हमारा S क्या है? S है सबसेट R3 का। ठीक। इज़ अ मैपिंग क्या होती है? मैपिंग एक फंक्शन होता है Rn से Rm। अगर हम इन जनरल Rn और Rm ले रहे हैं स्पेसेस, यूक्लिडियन स्पेसेस, तो F मैपिंग होगी अगर F जो हो क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। ऐसा फंक्शन फ्रॉम Rn टू Rm, वन यूक्लिडियन स्पेस टू अदर इज़ अ मैपिंग अगर वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो मैपिंग भी हो गया और उस मैपिंग को हमने रिप्रेजेंट कर दिया x क्या होगा? फंक्शन uv का। अब यहाँ हमने दो कोऑर्डिनेट्स क्यों लिए हैं? x इज़ अ फंक्शन ऑफ uv। क्यों? क्योंकि वो x जो है वो मैप है ऑफ एन ओपन सेट u क्या है? ओपन सेट किसका? R2 का। सच दैट यानी हम कहते हैं कि x जो है वो मैप है फ्रॉम u टू S। u क्या है? R2 का सबसेट। S क्या है? R3 का सबसेट। और ये कैसा फंक्शन है? ये एक मैपिंग है। ठीक है, मैपिंग मतलब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये फंक्शन क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 कंडीशंस क्या है? कि x जो है वो क्लास CM का हो, यानी x जो हो m टाइम्स डिफरेंशिएबल हो और जो उसके डेरिवेटिव्स हों वो कॉन्टिन्यूस हो। सेकंड कि x जो है, अब हम यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो 2 वेरिएबल्स में आ रहा है ना। x जो है वो R2 के किसी सबसेट का है, किसी सबसेट में डिफाइन हो रहा है, तो x जो होगा वो फंक्शन होगा 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि R2 के किसी भी पॉइंट को हम 2 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट u और कोऑर्डिनेट v। तो अब हम यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे रेगुलर डेरिवेटिव्स नहीं होंगे, वो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u, उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v तो वो नॉन ज़ीरो हो। या हम इसी कंडीशन को यूँ भी कह सकते हैं कि x u और x v जो हों वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। और थर्ड क्या है? x इज़ 1 to 1। तीसरी कंडीशन इस पर क्या आ रही है कि जो हमारा मैपिंग x है वो 1 to 1 हो और बाई कॉन्टिन्यूस हो। बाई कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है इसका? कि जो x का इन्वर्स है वो भी कॉन्टिन्यूस हो। ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो और वो कॉन्टिन्यूस भी हो, ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो और वो खुद उसका इन्वर्स कॉन्टिन्यूस हो, वो क्या कहलाता है? बाई कॉन्टिन्यूस। तो
अगर हमारी मैपिंग एक्स इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है तो हम उस मैपिंग को क्या कह देंगे, कोऑर्डिनेट पैच। ये तो हमने इसको विद हेल्प ऑफ एक्सियम्स या 3 कंडीशन की हेल्प से डिफाइन कर लिया। अब अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहें या इंट्यूटिवली देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे। हम R2 है हमारे पास, इसका हमने कोई सबसेट ले लिया, U, इसको हमने मैप कर दिया R3 में, किस चीज़ पे, उसके किसी सबसेट S के ऊपर। ये समझ ले हमारा S हो गया। इसको हमने जब अंडर X मैप कर दिया किस पे, S पे, इस तरह से, ऐसे। तो आप देखते हैं कि हमने R2 से अपने फंक्शन को अपने सबसेट को R3 में मैप कर दिया। तो ये जो मैपिंग है X, इस मैपिंग को हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट पैच। यानी कि हम कोऑर्डिनेट पैच क्या है, अगर हम इसको इंट्यूटिवली देखें तो ये कुछ ऐसा सबसेट होगा R2 का जिसको हम स्ट्रेच भी कर सके, बेंड भी कर सके, मतलब उसको समझ ले एक तरह से रबर टाइप शेप होगी, उसको हम कोई भी शेप दे सकें और हम उसको तोड़ ना सकें। ऐसा ना हो कि मसलन ये था, उसको जब हमने मैप किया तो वो कुछ इस तरह से बन गया, क्रैक आया और यूं 2 अलग अलग फिगर्स बन गए। ऐसा नहीं है, उसको हम यूं भी कर सकते हैं, हमने थोड़ा इसको बेंड कर दिया, हम इसको थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हैं, यानी हम इसको डिफॉर्म कर सकते हैं, R3 में ले जा सकते हैं, लेकिन उसको टीयर नहीं कर सकते। तो ये 3 जो इसके एक्सियम्स थे वो हमें यही बता रहे कि हम उसको R2 से R3 पे कैसे मैप कर रहे हैं। तो ये जो मैपिंग है इसको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट पैच। अब नेक्स्ट हम अपनी डेफिनेशन पर चलते हैं, सिंपल सरफेस की डेफिनेशन पर। सिंपल सरफेस क्या है, लेट S बी अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन E3 for which there exists a collection B of coordinate patches of class CM on S satisfying these 2 conditions। ये क्या है, S कोई भी सेट है पॉइंट्स का, यानी E3 का कोई सबसेट है, ठीक है। और B क्या है, हमने अब जो सेट S था हमने जैसे पीछे डिफाइन किया S को, इस पे हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट पैचेस डिफाइन कर सकते हैं। यू चेंज करते जाएं तो एस के ऊपर हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट पैचेस मिलते जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो उन सब कोऑर्डिनेट पैचेस की कलेक्शन को हमने नाम दे दिया बी का, और वो कलेक्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है 2 कंडीशंस को। एक कंडीशन ये कि बी जो है वो एस को कवर कर रही है, यानी एस के हर पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमें बी का कोई एलिमेंट मिल रहा है। For every point in S there exists a coordinate patch in B containing P, यानी S के हर पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमें एक B का एलिमेंट मिल रहा है, और B का एलिमेंट क्या है, वो कोऑर्डिनेट पैच है, क्योंकि B जो थी वो कलेक्शन थी कोऑर्डिनेट पैचेस की। फर्स्ट कंडीशन ये है उस कलेक्शन के ऊपर, और सेकंड क्या है, एवरी कोऑर्डिनेट पैच X in B is the intersection of an open set O in E3 with S, के B के अंदर B क्या थी, कलेक्शन थी कोऑर्डिनेट पैचेस की। तो B के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सब हमें किस तरह से मिले, वो हमें मिले इंटरसेक्शन से E3 के किसी ओपन सेट की विद S। यानी अगर हम इसको रफली देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे, ये है हमारा R3, ये हो गया हमारा S, ठीक। इसमें हमने ले ली कोऑर्डिनेट पैचेस की कलेक्शन जिसको हमने नाम दे दिया था बी का। तो अब ये सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, अब हम अगर R3 में ओपन सेट्स लें, फॉर एग्जांपल वो कोई इस फॉर्म के आ रहे हैं, ये जो मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, मैं इसको 3 डायमेंशन में तो कर नहीं सकती, तो आप इसको सॉलिड स्फीयर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, या ऐसे इस तरह
ये मैंने इसके ओपन सेट्स ले लिए। अब आप देखते हैं कि ये आ रही है इन ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन विद एस, ये आ गई, ये आ गई, ये। तो हमें सेकंड कंडीशन क्या बता रही है कि एस के जितने भी कोऑर्डिनेट पैचेस है ना, वो सब हमें ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन से ही मिले। यानी अगर हम ये वाला कोऑर्डिनेट पैच कंसीडर मैं कर रही हूँ एस के अंदर, तो ये भी किसी ना किसी ओपन सेट की इंटरसेक्शन से ही हमें मिल रहा हो। तो अगर बी हमें एक ऐसा मिल जाए जो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या कहते हैं, एस टुगेदर विद द टोटलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट पैचेस इज़ अ सिंपल सरफेस। तो जो सेट हमारा एस है और उसके साथ क्या थी कलेक्शन बी, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इन दोनों को, टोटलिटी का यही मतलब है कि जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट पैचेस थे उनकी कलेक्शन, उसको हम कह देंगे एक सिंपल सरफेस। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो सिंपल सरफेस थी उसकी बेसिस क्या होगी, वो होगा जो हमारी कलेक्शन बी आ रही थी वो, ठीक है। बी के अंदर कोऑर्डिनेट पैचेस थे, तो वो जो है वो हमारी सिंपल सरफेस की बेसिस बना देंगे। उसको हम कह देते हैं बेसिस सिंपली, या कोऑर्डिनेट पैच कह देते, बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट पैच कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन की। टेंजेंट प्लेन हम पहले भी रीड कर चुके हैं चैप्टर 4 के अंदर। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिफाइन कर चुके हैं टेंजेंट प्लेन को, और नॉर्मल लाइंस को भी देख चुके हैं। लेकिन वो टेंजेंट प्लेन्स थे हमारी कर्व्स के लिए। कर्व्स क्या थी, वो थी हमारी स्पेस के अंदर कर्व्स थी। अब हम जो कर्व्स कंसिडर करेंगे वो लाई करेंगी किसी सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल ले लें, R3 में वो एक सरफेस है, उस फुटबॉल के ऊपर आप कोई कर्व बना लें, तो वो कर्व जो होगी वो उस सरफेस के ऊपर लाई करने वाली कर्व होगी। उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो फिर होगा टेंजेंट टू द कर्व, और वो कर्व कौन सी होगी, जो सरफेस पे लाई कर रही होगी। और अगर उस टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग हम टेंजेंट प्लेन बना लें, तो वो हो जाएगा टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, इस पॉइंट के ऊपर। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नॉन जीरो वेक्टर t is a tangent to a surface at a point P if there exists a regular curve x on S through point P such that t equal to dy by dt। ये क्या कहा गया है, ये सिंपल यही कहा है कि जब हमने स्पेस के अंदर कर्व्स कंसीडर की थी तो उनका टेंजेंट क्या था। अगर हम कर्व को x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ये उसकी हम लोग रिप्रेजेंटेशन ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी, तो उसका जो टेंजेंट था वो किसके इक्वल आता था, dx बाई dt के इक्वल। ऐसे ही है। तो अब अगर हम ले रहे हैं कर्व ऑन सरफेस, तो सरफेस के ऊपर हमारे पास किसी भी पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, x इज इक्वल्स टू, या अगर मैं, हाँ ठीक है, x इज इक्वल्स टू, x इज अ फंक्शन ऑफ यू वी। ये तो हो गई किसी पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम सरफेस के ऊपर ले रहे हैं कर्व, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, x ऑफ t। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x अब फंक्शन है t का, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स u और v हैं वो भी फंक्शन हो जाएंगे t के। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू, x इज़ अ फंक्शन ऑफ u ऑफ t एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ v ऑफ t। ये है हमारी कर्व की रिप्रेजेंटेशन ऑन अ सरफेस। अब हम इस कर्व का लेना चाह रहे हैं टेंजेंट वेक्टर, तो वो हमें कैसे मिलेगा, इसका अगर हम ले लें डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा dx बाय dt। और यहाँ पे जब हम dx बाई dt लेंगे, तो अब आगे जो x है वो फंक्शन है u का और v का, तो ये जो डेरिवेटिव है वो हमारा, अब ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं रहेगा, अब वो बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। और हम यहाँ पे लगा देंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो dx बाई dt हमने कैलकुलस में भी देखा वो किसके इक्वल होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u du
प्लस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी डी वी डी यू बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी। तो यही उन्होंने लिखा है, देन द टेंजेंट इज इक्वल टू एक्स यू डी यू बाई डी टी एक्स वी डी वी बाई डी टी। ये है टेंजेंट टू अ कर्व ऑन अ सरफेस, और सरफेस के पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंजेंट प्लेन क्या है? द प्लेन थ्रू पी पैरेलल टू एक्स यू एंड एक्स वी एट पी इज कॉल्ड द टेंजेंट प्लेन टू एस एट पी। ये एक ऐसा प्लेन है जो एक्स यू और एक्स वी को कंटेन कर रहा है, या हम कह देते हैं कि ऐसा प्लेन जो इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल हो। फिगर की हेल्प से देख लें। ये थी हमारी सरफेस, इस पे हमने ले ली ये वाली एक कर्व। अब इस कर्व के कोरस्पॉन्डिंग हमें इस पॉइंट पे मिल गया ये टेंजेंट वेक्टर। इस टेंजेंट को हमने लिखा डी वाई बाई डी टी से, और वो किस तरह से था, एक्स यू और एक्स वी। अब टेंजेंट प्लेन क्या है? जो इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन कर रहा है, तो वो ये प्लेन बन गया। और इसकी इक्वेशन क्या है? अगर y टेंजेंट प्लेन का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो वो किसके इक्वल होता है? x क्या है? कर्व के ऊपर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट, प्लस h x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u प्लस k x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, वेयर h एंड k आर स्केलर्स, यानी h और k जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से। और इसको दूसरे तरीके से लिखने का ये तरीका कि h और k जो है वो इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में लाए कर रहे हैं। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू अ कर्व ऑन अ सरफेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और आपको कर्व की इक्वेशन दी हो, तो आपने ये फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लेना है। आगे एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे भी, क्वेश्चन की हेल्प से। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर जैसे हमने पहले कर्व के ऊपर डिफाइन किया था, कैसा वेक्टर था? जो टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर था। तो यहाँ भी यूं ही है, ऐसा वेक्टर जो टेंजेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो डेफिनेशन है द वेक्टर एन को हमने कैसे डिफाइन किया है? एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखें, जो टेंजेंट प्लेन था वो क्या, कौन सा प्लेन था? जो एक्स यू और एक्स वी को कंटेन करता था। ठीक, अब एक्स यू और एक्स वी का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमें मिलता है एक ऐसा वेक्टर जो इसके एक्स यू के और एक्स वी के परपेंडिकुलर होता है। ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो टेंजेंट प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि प्लेन क्या था जिसमें ये दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे थे। ठीक, अब एक वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो वो फिर कुछ इस तरह से वेक्टर आ जाएगा। अब उस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं नॉर्मल वेक्टर का, और अगर हम उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें जैसे यहाँ की है, तो वो बन जाएगा हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है? अ वेक्टर एन इज कॉल्ड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एट पॉइंट पी सच दैट, उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, और वो क्या है? वो टेंजेंट वेक्टर उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। आगे नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन देखें। नॉर्मल लाइन क्या है? द स्ट्रेट लाइन थ्रू पी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन एट पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट पैच एंड इज कॉल्ड द नॉर्मल लाइन टू द सरफेस। हमने सरफेस ली R3 में, उस पर कर्व ली, उस पर हमने ड्रॉ किया टेंजेंट वेक्टर, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें मिला टेंजेंट प्लेन। अब उस प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग हमें मिला नॉर्मल वेक्टर एन। उस नॉर्मल वेक्टर को, नॉर्मल वेक्टर है, वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हमने बना ली एक लाइन। लाइन कौन सी थी? जो टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर थी, यानी जो नॉर्मल वेक्टर के अंदर से पास कर थी, या उसके हम कह सकते हैं पैरेलल थी।
और इक्वेशन क्या है नॉर्मल लाइन की? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, अगर y कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारी कर्व का, सॉरी, अगर y कोई भी हमारी लाइन का आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू x। x क्या है? जैसे पहले मैंने टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन में बताया, x कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारी सरफेस के ऊपर, सॉरी कर्व के ऊपर, और n जो है वो नॉर्मल वेक्टर है उस पॉइंट के ऊपर, और k क्या है? वो एक स्केलर है, यानी k जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो एग्जाम्पल है, सॉरी क्वेश्चन है 8.17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन टू द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। हमें सरफेस दी हुई है, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है। टेंजेंट प्लेन का भी हमारे पास फार्मूला है और नॉर्मल लाइन का भी फार्मूला है। वो क्या है? टेंजेंट प्लेन है y इक्वल टू एक्स प्लस एच, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, प्लस के एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। तो अब यहाँ x हमें दिया हुआ है, h और k तो हमने एज इट इज़ लिख लेने, और हमें क्या चाहिए? x u की वैल्यू चाहिए, x v की वैल्यू चाहिए। सिंपल कैलकुलस का क्वेश्चन है, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है आपने गिवन x का विद रिस्पेक्ट टू u और विद रिस्पेक्ट टू v। इस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मिल जाएगी। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी सिमिलर पैटर्न पे आप निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला है n इक्वल टू एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यानी इस फार्मूला में भी हमें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और विद रिस्पेक्ट टू v चाहिए था, वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, और बाद में उसका चाहिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है? ये डिटर्मिनेंट वाले फार्मूला से आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, फार्मूला में n में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 8.17 हमारी रेकमेंडेड बुक का। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 8.18 देखेंगे, उससे पहले आप ये क्वेश्चन 8.17 सॉल्व करें।